हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष पाठक। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज फिर से मैं आपके सामने कुछ नए कंटेंट के साथ आ चुका हूँ। इसमें हम बहुत सारी नई चीजें सीख रहे होंगे, जैसे कि कंसोल के थ्रू कैसे हम डेटा सेंटर्स में जाके चीजें ला रहे होते हैं। सेकंड, आपका रीजन क्या होता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। और उसके बाद हम इन सभी को मर्ज करके देख रहे होंगे क्या कैसे यूज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया उस इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए जो मैंने कल पोस्ट कर रखा था। सो गाइज, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज दूसरे वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेटेड हूँ और अच्छा करने का सोच रहा हूँ। जहाँ तक कि कल आपने देखा था कि AWS क्लाउड क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें लाइक सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजीज थी जो आपने अच्छे से देखा था। आपका हाइपरवाइजर क्या होता है, आपका फर्मवेयर क्या होता है, और वो जो मोबाइल स्क्रीन वाली एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आया होगा। और साथ साथ हमने डेटा सेंटर भी देखा था। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विजिबल होगी। यस, आपको ये दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसोल वाली कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे सपोज आपका जो यूजर है वो AWS अकाउंट में लॉगिन करके जाता है और वो कंसोल पहुंचता है और वो कहता है कि भाई मुझे S3 स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो क्या S3 स्टोरेज का रिक्वायरमेंट पड़ा है तो इसको S3 स्टोरेज कहाँ से मिलेगा? दिमाग में आएगा यार डेटा सेंटर है, वहां पे हर एक चीज पहले से स्टोर होती है और पूरा एक फिजिकल लोकेशन है। तो हाँ यार, मुझे उस डेटा सेंटर से ये चीजें मिल सकती है। बट क्या आप डेटा सेंटर पे जाओगे, उस फिजिकल लोकेशन पे जाओगे और रूम को ओपन करोगे और वहां से निकाल निकाल के चीजें लाओगे? तो नहीं भाई, ऐसा हम नहीं कर रहे होंगे। हमारे पास इस चीज के लिए क्या है, कंसोल है। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये चीजें हो कैसे रही होंगी। सपोज एक यहाँ पे यूजर रहा होगा, बहुत हट्टा कट्टा सा, मेरे जैसा। सपोज ये यूजर रहा होगा और यहाँ पे आपका AWS अकाउंट है। अब आपका जो यूजर है वो उस AWS अकाउंट में क्या करता है, लॉग इन करता है। और लॉगिन करने के बाद वो पर्टिकुलर एक कंसोल पे पहुंच जाता है और उसको एक कंसोल कुछ ऐसे दिख रही होगी। ओके, यहाँ पे आपको EC2 दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको S3 स्टोरेज दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कुछ की पेयर जैसी चीजें दिख रही होंगी, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप जैसी चीजें दिख रही होंगी। लेट से ये हमारा क्या है, कंसोल है। सपोज ये मेरा कंसोल ओपन हो गया है। गाइस प्लीज राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा कंसोल ओपन हो चुका है। सो लेट से आपको यूजर को इस S3 बकेट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। सपोज S3 स्टोरेज का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। टर्मिनोलॉजी से मत आप लोग घबराइएगा। जितना भी आपका EC2 है, S3 है, हम आगे डिटेल में देखेंगे क्या चीजें होती हैं। बस आप अभी के लिए सुनते जाइए कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे फीचर क्या आ रहा है। सपोज उसको S3 का रिक्वायरमेंट पड़ा, S3 स्टोरेज का। तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, डेटा सेंटर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, डेटा सेंटर, BC। और ये जो कंसोल है ना, वो कंसोल आपकी रिक्वेस्ट को, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे इतने GB का स्टोरेज चाहिए, मुझे इतने स्टोरेज का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो वो आपका स्टोरेज वहां से आपका जो रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वो वहां से लेके कहाँ जाएगा, डेटा सेंटर के पास जाएगा। कैसे जाएगा, वाया इंटरनेट। अरे इतना इसमें वो क्यों दे रहे हो, इतना फोकस क्यों कर, इतना जोर क्यों दे रहे हो, वाया इंटरनेट क्यों बोल रहे हो? 2 मिनट बाद पता चल जाएगा वाया इंटरनेट क्यों बोल रहा हूँ। जी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, जो भी चीजें हो रही है, किससे हो रही है, वाया इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 GB का स्टोरेज रखा था। अब भाई आपका रिक्वेस्ट कंसोल लेके आ चुका है। आपके रिक्वेस्ट को यहाँ बताया, डेटा सेंटर ने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको कुछ स्टोरेज यहाँ से उसको एलोकेट कर दिया, कुछ प्रोवाइड करा दिया, और ये वापस से आपको यहाँ पे ला के दे देगा। तो भाई ये जो प्रोसेस था कि आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कंसोल पे गए, कंसोल पे जाते आपको S3 स्टोरेज दिखा, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, और आप उस स्टोरेज को लेने के लिए डेटा सेंटर पे आ रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंसोल। और वहां से डेटा सेंटर आपकी रिक्वायरमेंट के हेल्प से आपको कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है, और उस आप स्टोरेज को लेके वापस से यूजर को प्रोवाइड करा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना आपको समझ में आया होगा। अब मैं
आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अपना AWS का भी खुद का ऐसे डेटा सेंटर वगैरह होते हैं, हम लोगों ने कल समझ लिया था और उसे अच्छे से देख भी लिया था। अब मैं वाया इंटरनेट क्यों बोल रहा था, वो चीज आपके सामने आ गई। भाई डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड क्या, डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड। क्लाउड का डिसएडवांटेज क्या है? क्लाउड का डिसएडवांटेज है कि विदाउट इंटरनेट वी कांट एक्सेस द। अरे ये क्या बात बोल दी, अरे भाई यही है, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट वी कैन नॉट एक्सेस द क्लाउड। होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। भैया एडवांटेज तो बताया नहीं, पहले पहले डिसएडवांटेज बता डाले। ठीक है भाई, वो भी आगे आगे आएगा। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बिना इंटरनेट के हम क्लाउड को एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब हम अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, रीजन का। क्या? रीजन, REGN। ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा सा बॉक्स ड्रॉ करता हूँ सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एक बॉक्स बनाया बच्चों, भाइयों, और उस बॉक्स के अंदर मल्टीपल बॉक्स बनाए। और इन बॉक्स के अंदर मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, AG1, AG2, AG3। ओके, अभी अभी के लिए आप AG को क्या समझो, डेटा सेंटर समझो, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। DC, DC1, DC2 जैसे समझो, डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, जो भी समझना है आप अच्छे से उसको अपने हिसाब से समझो। तो होता क्या है कि हमारा जो रीजन होता है ना, वो रीजन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ DC। रीजन इज नथिंग बट रीजन इज अ क्लस्टर ऑफ DC। मैं लिखता हूँ समझाता हूँ। इट इज अ क्लस्टर ऑफ DC। मतलब यार आपके पास एक रीजन है, उस रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर 1, 2, 3, 4, इन सभी डेटा सेंटर का एक क्लस्टर, वो क्या होता है, रीजन। मतलब एक रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर का क्या होगा, क्लस्टर होगा। मतलब वो खूब बड़ा सा क्लस्टर बना के उसमें मल्टीपल 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 डेटा सेंटर्स उसमें प्रोड्यूस प्रेजेंट होंगे। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, मैं कहने का कोशिश क्या कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपके पास एक रीजन है, उस रीजन में, ये आपका रीजन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास ये क्या है, रीजन है। अब उस रीजन के अंदर आपके पास क्या है, एक DC1, मैं अवेलेबिलिटी जो नहीं लिख रहा हूँ, डेटा सेंटर लिख रहा हूँ, DC2, DC3। इसको आप ऐसे समझो कि आपका क्या होगा, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। अवेलेबिलिटी जोन को हम क्या मान, 1 को क्या मान लेते हैं, मुंबई। 2 को क्या मान लेते हैं, सपोज पुणे। और नजदीक क्या है, सपोज नागपुर नजदीक पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 100 माइल्स। अच्छा, पहली बात कि आप एक डेटा सेंटर, एक रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर का यूज क्यों कर रहे हो, क्या ऐसी नीड पड़ी, क्या एक रीजन के अंदर एक डेटा सेंटर होता तो काम नहीं चल जाता। तो भाई एक डेटा सेंटर के अंदर, सॉरी, एक रीजन के अंदर आप मल्टीपल एजीज, मल्टीपल डेटा सेंटर का यूज इसलिए कर रहे हो, अगर कल के टाइम पे इस पर्टिकुलर मुंबई वाले डेटा सेंटर पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए और यहाँ का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय, डेटा सेंटर यहाँ का क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, सो दैट आप यहाँ का अगर यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ से स्विच होके इस वाले डेटा सेंटर पे आओ और इस वाले डेटा सेंटर को यूज करने लग जाओ।
समझ में आएगा? दूसरा बात, अगर आप इन दोनों के बीच में इंटरनेट पियरिंग कनेक्शन करा रखे हो, कल के टाइम पे यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो यहाँ का पूरा डेटा, इस डेटा सेंटर का पूरा पूरा डेटा उठ के इस पर्टिकुलर वाले डेटा सेंटर के अंदर आ जाए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स का, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का यूज क्यों कर रहे हैं। ओके। तो रीजन क्या है? रीजन बेसिकली मेरा क्या है, क्लस्टर ऑफ डीसी। मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम मल्टीपल डेटा सेंटर का यूज कर रहे होते हैं। और आगे चल के देखेंगे ना कि अवेलेबिलिटी जोन्स, खैर आगे ही देखते हैं। पहले आप ये समझ लो कि रीजन क्या होता है। रीजन इज द कलेक्शन ऑफ डीसी या फिर क्लस्टर ऑफ डीसी भी कह सकते हैं सिंपली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सपोज आपके पास है नॉर्थ वर्जीनिया। ओके। उसके बाद इसके पास कितनी होती है? 6 अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं। फर्स्ट। सेकंड आपका आ गया टोक्यो। उसके बाद आपका क्या हो गया? सियोल। उसके बाद क्या हो गया? ओरेगन। प्रोनाउंसिएशन गाइस अपने हिसाब से देख लेना क्या होता है। इन सभी में जो अवेलेबिलिटी जोन होती है 4 एजेस होती है। कितनी? 4। 4 अवेलेबिलिटी जोन। कितना? 4 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस। आगे चल के आप कहीं भी क्लाउड के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको ये पहले से बताते हुए चल रहा हूँ। और जो रेस्ट हमारे होते हैं ना, रेस्ट, रेस्ट ऑल द रीजन्स हैव, रेस्ट अदर रीजन्स हैव, उनमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं। क्या इतनी बात आप क्लियर हुई? क्या इतनी बात आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है। हम अब अगले इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अगला जो टॉपिक होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 2 रीजन की बात कर लेता हूँ, एक मुंबई, एक नॉर्थ वर्जीनिया ले लेता हूँ। एनविस दिखा दे रहा, नॉर्थ वर्जीनिया ले ले रहा हूँ। और आपका जो यूजर है ना, सपोज वो कहाँ बैठा हुआ है? ये यहीं बैठा हुआ है। आपका यूजर भी नॉर्थ वर्जीनिया में बैठा हुआ है। तो आप इजी बताओ, आपको कोई भी वेबसाइट बनाने, और आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? जो वेबसाइट बनाने के लिए बात हो रही है, कहाँ बना रहे होगे? सपोज आप मुंबई में हो। आप सपोज मुंबई में हो, और जो यूजर एप्लीकेशन को यूज करने वाला है वो नॉर्थ वर्जीनिया का है। और वो पर्टिकुलर यूजर कहता है कि मुझे एक ऐसा वेबसाइट बना के दो जिसमें हमारा मतलब कि सर्वर बना के दो, सर्वर वेबसाइट चल रहा हो, होस्ट हो रहा हो, उसको एक ऐसी पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो आप ये बताओ, आप क्लाउड में कहाँ पे बना के दोगे? मतलब कौन सी रीजन को प्रेफर करोगे? आपका यूजर कहाँ है? नॉर्थ वर्जीनिया का। आप हो मुंबई में बैठे हुए। तो आप कौन से रीजन में उसको वो वेबसाइट बना के देंगे? तो इसका आंसर है गाइस, आप उसको नॉर्थ वर्जीनिया के ही रीजन में बना के देंगे, क्योंकि ये बात जानने वाली होती है कि हमारा जो यूजर होता है ना, हमारा जो यूजर होता है, यूजर के नियरेस्ट लोकेशन, यूजर के नियरेस्ट लोकेशन में ही हम उसको वेबसाइट, उसको एप्लीकेशन कोई हो गया, ये हम उसका कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, या फिर कोई भी चीजें हो गया, तो उसके नियरेस्ट लोकेशन बना दे के देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेटेंसी इंक्रीज होती है ना गाइस, जैसे जैसे आपकी लेटेंसी इंक्रीज हो रही होती है, वैसे वैसे आपका जो स्पीड होता है वो स्लो हो रहा होता है। वैसे वैसे आपका स्पीड स्लो हो रहा होता है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव चीज थी कि आपका जैसे जैसे आपका लेटेंसी इंक्रीज हो रहा होता है, वैसे वैसे आपका वैसे वैसे आपका स्पीड स्लो हो रहा होता है। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ कि सपोज सपोज
आप कोई वेबसाइट पे जाते हो और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप क्या करते हो कि लोड करने के लिए उसको हिट करते हो। तो वो वेबसाइट क्या होता है, कुछ टाइम ले रहा होता है उस चीज को, वो वेबसाइट क्या कर रहा होता है, कुछ टाइम ले रहा होता है लोड होने के लिए। तो हमको लगता है यार कि माइट भी हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है वो हमारा स्पीड क्या है, स्लो है, इस वजह से हमारा जो वेबसाइट है वो लोड नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं यार, ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि यूजर हमारा 5000 किलोमीटर दूर बैठा हो, अमेरिका में, नॉर्थ वर्जीनिया, या फिर वैसे दैट वहां बैठा हो, और हम उसको वेबसाइट मुंबई के रीजन बना के दे रखे हो। तो वो वहां से उसको जब फेच करने का कोशिश करेगा ना, तो वो पर्टिकुलर चीज लोड होने में, वो पर्टिकुलर चीज वी कैन से दैट कि एक्सेस होने में टाइम लगेगा। तो ये था कि लेटेंसी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, हमारी जो स्पीड है वैसे वैसे घटते जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज आपको बहुत ही तगड़े तरीके से समझ में आया होगा गाइस। अब मैं आपको एक आखिरी चीज आज का जो हमारा होने वाला है, अवेलेबिलिटी जोन, उसके बारे में बता देता हूँ कि हमारा एजी क्या होता है। अवेलेबिलिटी जोन, हमारा अवेलेबिलिटी जोन क्या है, हमारा एजी क्या होने वाला है। तो एन एजी इज, सॉरी, एक मिनट, ऊपर लिखने का क्या ध्यान नहीं दिया। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, हम इसको देख रहे होंगे गाइस अभी। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, यहां से लिखता हूं, एन एजी इज वन और मोर discrete data centers with, अगली लाइन बहुत से ध्यान सुनेगा, redundant power, networking and and connectivity in an AWS region। अब यार आप सोच रहे होंगे कि आपने क्या लिख दिया कि एन एजी इज वन और मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर विद रिडंडेंट पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी इन एडब्ल्यूएस रीजन। आइए हम ये समझते हैं कि मैंने अभी लिखा क्या और बताया क्या आपको। सपोज आपके पास ना ये एक ऐसे रीजन रहा होगा, उस रीजन के अंदर बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन रहे होंगे, AG1, AG2, AG3, ठीक है, एजी, ये एक एजी रहा होगा, ये दूसरा एजी रहा होगा, ठीक है, ये तीसरा एजी रहा होगा। सपोज ये वन लिख दिया, ये टू लिख दिया, ये थ्री लिख दिया, ये फोर लिख दिया। अब अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है ना, अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर, हो सकता है एक हो, इज वन और मोर हो सकता है कि एक हो, या फिर एक से ज्यादा। आपके पास डेटा सेंटर्स जो है, हो सकता है कि एक अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जोन में एक ही हो, या फिर एक से ज्यादा। मान लीजिए इस अवेलेबिलिटी जोन की बात कर लूं, कि इस अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है एक डेटा सेंटर हो, या फिर एक से ज्यादा डेटा सेंटर हो। इस अवेलेबिलिटी जोन में एक डेटा सेंटर या फिर एक से ज्यादा डेटा सेंटर हो, एक डेटा सेंटर, एक से ज्यादा डेटा सेंटर हो। तो हर एक अवेलेबिलिटी जोन में उनका अलग 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 क्या होगा, डेटा सेंटर्स मौजूद होगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब एन अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर। मतलब उस अवेलेबिलिटी जोन क्या है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन हम ये बोल सकते हैं कि एक या फिर एक से अधिक डिस्क्रीट डेटा सेंटर, मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन ही है, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। इसका जो रिडंडेंट होगा, इसका जो रिडंडेंट पावर होगा, इसकी जो कनेक्टिविटी होगी, इसकी जो नेटवर्किंग होगी, और इसका जो रिडंडेंट पावर होगा, इसकी जो कनेक्ट, इसका जो मतलब कि कनेक्टिविटी होगा, इसका जो नेटवर्किंग होगी, दोनों क्या होंगी, आपस में डिफरेंट होंगी। ये बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एक या फिर एक से अधिक डिस्क्रीट डेटा सेंटर का कलेक्शन हम कह सकते हैं।
उनका पावर, मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन हो गया, इसके अंदर एक डेटा सेंटर में एक से अधिक डेटा सेंटर हो सकते हैं, इसके अंदर एक या फिर एक से अधिक डेटा सेंटर हो सकते हैं। अब इसके अंदर इसका जो पावर होगा, इसका जो कनेक्टिविटी होगा, इसका जो वी कैन से दैट की नेटवर्किंग होगा, और इसका जो पावर होगा, इसका जो कनेक्टिविटी होगा, इसका जो नेटवर्किंग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। और इसके अंदर जितने भी होंगे, सबका आपस में कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट ही होंगी। किसी का पावर ज्यादा होगा, किसी का पावर कम होगा, किसी का नेटवर्किंग ज्यादा होगा, किसी का नेटवर्किंग कम होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या था आपका, अवेलेबिलिटी जोन। क्योंकि अक्सर करके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम क्या पाते हैं, डेटा सेंटर। इसलिए मैं आगे आपको बता दिया था कि अवेलेबिलिटी जोन इज नथिंग बट डेटा सेंटर। मैंने ऐसे बोला कि अभी तक आपको क्या समझना है कि जो अवेलेबिलिटी जोन है उसको आप एज अ डेटा सेंटर ही समझो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हम कंसोल के थ्रू जाके यूजर के रिक्वेस्ट को डेटा सेंटर से लेके आते हैं और उसको एक्सेस कराते हैं वाया इंटरनेट। क्लाउड का डिसएडवांटेज देखा कि क्लाउड, वी कांट एक्सेस द क्लाउड विदाउट द इंटरनेट। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रीजन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स। जैसे कि वो डेटा सेंटर जो बना रहे थे, एजीज बना रहे थे, एजीज के अंदर एक या फिर एक से अधिक डेटा सेंटर, डिस्क्रीट डेटा सेंटर हो सकते हैं ना। और यहाँ फिर हमने अवेलेबिलिटी उनका रेफिक्शन देखा। तो गाइस आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और काफी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। सो दैट जब हम आगे जाएंगे ना, तो आपको ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप इसमें बहुत ही अच्छा कर पाओगे। अब आगे हम आईपी एड्रेसेस के बारे में और एड्रेसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ और भी थोड़ा बहुत थियरी है, उसका धीरे धीरे हम अपने लैब की तरफ स्विच कर जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस दिन को वो करता हूँ। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं, हमारे टीम में कुछ और भी मेंबर्स हैं, वो लोग भी आगे चल के हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको और बेहतर तरीके से बता रहे होंगे। सो आप अपना सपोर्ट दिखाइए और इस पर्टिकुलर सीरीज में बने रहिए। और मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप यहाँ से AWS क्लाउड कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मोर देन सफिशियंट बता दिया जाएगा। और कुछ रही चीजें तो आप अपने से सीख सकते हो, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि मतलब बहुत कम पूछी जाती है, अगर कभी कभी पूछी जाती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। राधे राधे।